Good morning, all students. Now we study about remaining chapter 4, carbon and its compound. Okay. तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में देखा था। कार्बन क्या है? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। और इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार या इसका एटॉमिक मास कितना है? 12 है। और प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में तत्वों से जुड़कर यौगिकों का निर्माण करता है, इसलिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आज की क्लास में है ना, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड का, जिनका हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड हैं। पहले हम लोग देखते हैं, एक है एथेनॉल और दूसरा है एथेनोइक एसिड। एथेनॉल इसका सीधा सा मतलब एल्कोहल से है। एल्कोहल को हम लोग विभिन्न रूपों से जानते हैं। अभी जैसे कोरोना की वो बहुत चल रही है ना, कोरोना डिसीज बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसमें आप लोगों ने सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ किया? एक तो मास्क है और एक है हैंड सैनिटाइज़र। ओके, तो सैनिटाइज़र क्या है? सैनिटाइज़र भी एल्कोहल से ही मिलकर बना होता है, ठीक। और इसका यूज़ हम लोग बैक्टीरिया को किल करने में कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। द एथेनॉल इट मीन्स एल्कोहल। ओके, प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। तो फर्स्ट, एथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये पानी में क्या है? घुलनशील है। सेकंड पॉइंट इज एथेनॉल इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, यानी कि ये सामान्य अवस्था में, सामान्य जो तापमान है उसमें ये लिक्विड अवस्था में या तरल अवस्था में रहता है, ठीक। फिर हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे। एथेनॉल यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन, यानी कि हम लोग इनका मेडिसिन या दवाओं को बनाने में इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि टिंचर आयोडीन। फिर हम लोग देखते हैं कि इसका एथेनॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, जैसे कि जो शुगर केन है, गन्ना, उससे विनेगर प्राप्त होता है और उसका यूज़ हम लोग इसमें हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं। जैसे अभी आपने एक और टर्म सुना होगा, है ना, डीजल पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप तो बहुत सारे हैं ही सही, लेकिन अब एक और बायोफ्यूल के नाम से आता है, ठीक है, जिसमें जो फ्यूल है वो इसी प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे और एथेनॉल और एल्कोहल इज यूज्ड इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स। सबसे ज़्यादा मात्रा में ये ड्रिंक्स या शराब जैसे पेय पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रमुख हैं शराब, वाइन, बियर। इनमें किसी में एल्कोहल कम मात्रा में तो किसी में एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में, है ना, देखते हैं हम लोग। ये पूरा एथेनॉल है तो इसको मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये पूरी लिंक बनती जाती है ना। और ये पूरे हाइड्रोकार्बन जो हैं उसमें हम लोग एल्कोहल सब जुड़ते जाते हैं। और अलग अलग जो एल्कोहल है उनका अलग अलग उपयोग है, ठीक। तो जनरली जो हम बात कर रहे हैं वो एथेनॉल की कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब जो भी व्यक्ति जो एथेनॉल का यूज़ करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, उनको एज ए ड्रिंक यूज़ करते हैं, है ना, तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए हम लोग उसके बारे में कुछ देखने वाले हैं। हाउ डू एल्कोहल इफेक्ट द ह्यूमन बीइंग? आपके पेज नंबर 72 पर यह यहाँ पर लिखा हुआ है और आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से हमको देखना है, ठीक है। ओके, तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि एथेनॉल किस प्रकार से लिविंग बीइंग को अफेक्ट करता है। ओके, तो हम लोग वन बाय वन उसको देखेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए बोर्ड पर, हम लोग देखा स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, है ना। जो लोग सोचते हैं कि यार ऐसा ड्रिंक से या शराब से उनके कुछ समय के लिए टेंशन मिट जाते हैं, या वो टेंशन को या कुछ जो बातें उनको भूल जाते हैं, तो उसका इससे ज़्यादा उसका इफेक्ट उनकी मेंटल कैपेसिटी पर पड़ता है। होता क्या है कि जो उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना, जो उनकी जैव प्रक्रिया है, वो जैव प्रक्रिया पर उस हमारे नर्वस सिस्टम पर ये ड्रिंक्स अफेक्ट करता है और उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो करता है।
उसको धीमे करता है। तो उससे होता क्या है, देखते हैं हम लोग वन बाय वन। फर्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ में समन्वय बैठा नहीं पाते, तालमेल बैठा नहीं पाते। ठीक। दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, मेंटल कंफ्यूजन, यानी कि दिमागी रूप से वो उसको किसी भी चीज़ को वो उनको कंफ्यूज दिखता है। ठीक है, कोई सी भी चीज़ को वो स्पष्ट तरह देख नहीं सकते, स्पष्ट तरीके से समझ नहीं सकते। तो इसको हम लोग कहेंगे, ऐसी स्थिति को मेंटल कंफ्यूजन, यानी कि वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, वो सही से यदि कोई सा व्यक्ति है तो हम लोग कहते हैं कि उसको दो दिख रहे हैं, यानी कि उस व्यक्ति या वस्तु की स्थिति भी उनको सही तरीके से दिखाई नहीं देती, और जिससे अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। फिर हम लोग देखेंगे लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन, यानी कि जो उनकी आदतें हैं, उनकी आदत भी, जो उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्लो डाउन हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो इसके हैबिचुअल बन जाते हैं, वो उनके हैबिट में आ जाती है, और उनका बॉडी इस तरीके से बन जाता है कि धीरे धीरे उनको वो डेली यानी कि चाहिए ही होती है। यदि वो उनको ना मिले तो उनके बॉडी पार्ट्स उसको रिक्वायर करते हैं ताकि वो आ जाए और वापस उसी पुनः अवस्था में पहुंच जाए। और धीरे धीरे ये लत इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि एंडिंग टाइम पर इसको छोड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये इसके इफेक्ट हैं। तो कोई से भी लिविंग बीइंग पर एल्कोहल के यही इफेक्ट पड़ते हैं, और इससे वो अपने आगे आने वाले ना भविष्य के बारे में सोच पाता है, ना ही अपने लोगों के बारे में सोच पाता है, और अपने फ्यूचर को बर्बाद कर बैठता है। ठीक है, ये हम लोग एल्कोहल या शराब की ही बात कर रहे हैं, और आप लोग इसको चाहें तो उन व्यक्तियों को भी बताएं जिनको इसकी लत पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा देखेंगे वो हमारा कार्बन कंपाउंड है। फर्स्ट हमने एथेनॉल या एल्कोहल देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड उसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग एक बार बोर्ड पर देख लें कि क्या क्या इसके इफेक्ट पड़ने वाले हैं। स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये यानी कि हमारी जैविक एक्टिविटीज़ है वो धीरे होती हैं। समन्वय की क्षमता हमारी कम होती है। हम दिमागी रूप से कंफ्यूज रहते हैं, और हमारी जो नॉर्मल हैबिट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हमको इनकी आदत पड़ती है। ठीक, तो आइए हम लोग नेक्स्ट इसको जो कार्बन कंपाउंड है उस एथेनोइक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसे हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ यानी कि विशेषताएं या लक्षण क्या क्या होते हैं। ये जो सभी एथेनोइक एसिड हैं, सबसे पहले आप इनका फॉर्मूला देखिए। ये CH3COOH, यानी कि COOH ये क्या है, ये इसका ग्रुप है किसका, ऐसे एसिटिक एसिड का। और ऐसे जब यहाँ पर कार्बन के कंपाउंड है ना, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड है ना, प्रोपेनोइक एसिड, ये सब बढ़ते जाएंगे तो एक पूरी उनकी श्रृंखला बनती जाती है। तो हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये जो सभी एथेनोइक एसिड हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दूसरा कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन होता है। ठीक है, यानी कि लगभग 23 डिग्री के आसपास। और ये ठंडे प्रदेशों में सामान्यतः ये जम जाती है। तो इसलिए इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें सामान्य तौर पर ये क्या जम जाती है, तो उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। हम लोग यदि इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है विनेगर। ठीक है, जो गन्ने के रस से प्राप्त होता है उसमें 5 से 8% तक एसिटिक एसिड मिक्स्ड होती है। तो हम लोग इसको देखेंगे। यदि हम लोग देखें कि इसकी यदि एथेनोइक एसिड की एल्कोहल से रिएक्शन करवाएं तो आपको कुछ इस प्रकार से रिएक्शन मिलेगी। देखिए आप लोग यहाँ पर CH3COOH प्लस CH3CH2OH, यानी कि ये किसका है, एथेनॉल का फॉर्मूला है। एसिड की प्रेजेंस में से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन।
रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यानी कि जब एथेनोइक एसिड और एल्कोहल दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर बनाते हैं और जल एक सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक। और सामान्यतः ये जो एस्टर हैं ये मीठी गंध वाले पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं ये? मीठी गंध वाले पदार्थ। ठीक। तो आइए हम लोग इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। ओके। तो आज सभी लोग आपके पेज नंबर 74 पर एक टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है। तो हम लोग साबुन और जो डिटर्जेंट्स है उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे व्हाट आर सोप्स एंड व्हाट आर डिटर्जेंट्स। तो हम लोग इनके बारे में देखते हैं कि सोप जो होते हैं वो क्या है? तो वो जो एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? उनके सोडियम और पोटेशियम लवण। जैसे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे ही मिलकर उनके वो सोडियम और पोटेशियम लवण से साबुन बनाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे। अब इसको यदि हम लोग देखें तो साबुन की जो सफाई प्रक्रिया है वो कैसी है? हम लोग इनको वॉशिंग में यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, डिटर्जेंट्स का और साबुन का। तो ये किस प्रकार से उस कपड़े को साफ करते हैं और किस प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये किसी जो उसको हम लोग कहेंगे जो मॉलिक्यूल्स है जिसको निकालना चाहते हैं, गंदगी है, मेल है, उसको किस प्रकार से बाहर करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो साबुन के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं उन वो एक इस श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। एक चित्रानुसार आप लोग देखिए, इसमें इसके दो सिरे होते हैं। एक सिरा इधर ये गोलाकार और एक सिरा इसका पूंछ वाला भाग। ठीक। तो इसका एक जो ये सिरा है गोलाकार भाग वाला, सिर वाला जो इसका सिरा है उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोफिलिक एंड। क्या इसको कहते हैं? हाइड्रोफिलिक एंड। यानी कि ये जल आकर्षी सिरा होता है और ये जो सिरा है वो जल के अणु के साथ बंधता है। ठीक। और ये जो एक और सिरा होता है उसका एक सिरा होता है हाइड्रोफोबिक एंड, यानी कि जल प्रतिकर्षी सिरा। ठीक। तो जब ये मिलते हैं, आप लोगों ने देखा जब भी साबुन को और डिटर्जेंट्स को जल में घोला जाता है तो एक इमल्सन बनता है, एक झागनुमा पदार्थ बनता है, इसे हम लोग इमल्सन कहते हैं। और वही इमल्सन वो उससे मेल से और जल के अणु से रिएक्ट करके जो मेल के अणु होते हैं उन अणुओं को कपड़ों से बाहर करता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो इसका एंड है, दो एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक एंड। तो ये जो जल है ना, ये वाला जो सिरा है हाइड्रोफिलिक एंड, ये जल आकर्षी होता है, यानी कि जल के अणुओं के साथ बंधता है। और हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो जल प्रतिकर्षी होता है, ये उस मेल के अणुओं के साथ में बंधता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये मिसेल बनाते हैं। जो इसकी झागनुमा संरचना है, जो इमल्सन बनता है, उस प्रोसेस को मिसेल का निर्माण होना कहते हैं। तो इसलिए हम लोग इस मिसेल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग पेज नंबर 74 पर देखेंगे इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग, है ना, साबुन किस प्रकार से साफ करता है। तो देखिए हम लोगों ने देख लिया कि इनके अलग अलग विशेषता होती है। इसके जो एंड हैं, दो एंड में से एक हाइड्रोफिलिक होता है और एक जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है। फिर हम लोग देखेंगे व्हेन सोप इज एट अ सरफेस ऑफ वाटर द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप विल नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ये जो इसकी हाइड्रोफोबिक टेल है ये जल में घुलनशील नहीं होती है और ये जल में घुलनशील होती है। ये वाला जो सिरा है along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail producing out of water. Inside water, these molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water. यानी कि ये सिरा है, ये सिरा उस मेल के अणु के साथ बंधकर, है ना, उससे अभिक्रिया करके उसको उस कपड़े से बाहर करता है। और जैसे ही फिर उन कपड़े को खंगाला जाता है तो वो कपड़े क्लीनिंग हो जाते हैं। आइए हम लोग इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। आपके पेज नंबर 74 पे एक डायग्राम है।
इस चित्र को आप लोग गौर से देखिए सभी लोग। ये संरचना है, ये संरचना बोर्ड पर बनी हुई है, मैंने आपको बता ही दिया। ये सोडियम है ना और पोटेशियम के लवण होते हैं। ये देखिए अब हाइड्रोफिलिक एंड और ये हाइड्रोफोबिक एंड, और ये जो है एक सोप का मॉलिक्यूल होता है। ठीक, तो देखिए हम लोग देखते हैं अब किस प्रकार से ये माना कि ये क्लॉथ है और ये वो जो मेल का अणु है। ठीक, तो इसको किस प्रकार से वो साफ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है और हाइड्रोफोबिक एंड में से जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो इस अणु के साथ में बंधता है। देखिए आप लोग, ऊपर का जो इसका गहरा नीला है वो सिरा है जल आकर्षी और ये है जल प्रतिकर्षी। तो जो जल प्रतिकर्षी सिरा है वो इस अणु के साथ में बंधता है। देखिए ये अणु के साथ इनके साथ बंध गया। फिर अगली प्रोसेस में देखते हैं, वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं, बाकी के जो अणु है वो भी आकर इससे बाउंड होते हैं। और जब भी इसको खंगाला जाता है तो उस कपड़े से अलग हो जाता है। और ये जो है मॉलिक्यूल्स है ना, इसको ये जल प्रतिकर्षी सिरा हाइड्रोफोबिक एंड इस मॉलिक्यूल को आसपास से बांध लेता है और इसको खंगालने पर ये उस कपड़े से बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार जो हम लोग क्लॉथ वॉशिंग करते हैं या जिस भी चीज़ को हम लोग वॉश करते हैं वो क्लियर हो जाती है। तो आप लोग इस चित्र को एक बार ध्यान से देखें सभी लोग। ये इसमें 1 बाय 1 यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये सब उसकी प्रोसेस बताई गई है। ये क्रमानुसार उसकी प्रोसेस है। ठीक है, तो आज की क्लास में ये हमारे इतना पोर्शन हमारी क्लास एंड हो चुकी है, हमारा चैप्टर भी एंड हो चुका है। और आपको इसके क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप में मिल जाएंगे, आपको वहाँ से लिखना है और नेक्स्ट जो मंडे को है वो आपको चेक करवाने आना है। ठीक है सभी को, ओके, थैंक यू।